जय हिंद बच्चों। अब प्रश्नावली 1.1 के बाद हमारा टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी अंक गणित आधारभूत को हम फंडामेंटल कहेंगे, थ्योरम का मतलब प्रमेय होता है, अरिथमेटिक का मतलब होता है अंक गणित। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय देख लेते हैं क्या होते हैं। इसका कथन होता है कि किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में या अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किनको लिखा जाता है? प्राकृत संख्याओं में जो हमारी भाज्य संख्या होती है, तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। प्राकृत संख्याएं हमें तो पता है, प्राकृत संख्याओं का मतलब नेचुरल नंबर होता है। जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याओं का मतलब नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर जो हमारी गिनती की संख्या होती है। गिनती की संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 से लेकर ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार की संख्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है और दूसरी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या की थोड़ी सी डिफिनेशन देख लेते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। देखिए, हम भाज्य संख्या को ही बोलते हैं कंपोसाइट नंबर्स। यहाँ देखिए डिफिनेशन लिखी है भाज्य संख्या की, कंपोसाइट नंबर इनको कहते हैं। तो कंपोसाइट नंबर ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा, ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा तीसरी संख्या से भी या अन्य किसी तीसरी संख्या से भी, यहाँ इसका मतलब ये है कि एक हो या स्वयं हो और इसके अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से भी वो विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याएं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक लिखा है, यहाँ संख्याएं होना चाहिए, संख्याएं, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है हमारी वो 4 है। वह अन्य भाज्य संख्याएं क्रमशः हम उदाहरण देख लें 6 8 9 12 इत्यादि, ये हमारी सभी भाज्य संख्याएं होती है। उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं भाज्य संख्या को। जैसे मान लीजिए कि हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है? भाज्य संख्या 4 है। तो 4 का जो गुणनखंड हम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से 4 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणे 2। अब ये 2 गुणे 2 है तो हम इसको 2 की घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये इनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम इनको व्यक्त कर सकते हैं, किनको? भाज्य संख्याओं को। अब ये 2 जो है, 2 हमारी अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि जो 2 है, 2 को यदि हम भाग दें तो या तो 1 से कटेगा, 1 2 के 2 आ जाएगा यहाँ 0, या कि 2 स्वयं से कटेगा, 2 एकम 2। लेकिन ये अन्य किसी तीसरी संख्या से 2 विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। अब आगे देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या, इसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या में हम देख लेते हैं, जैसे हमारा हो गया, मान लीजिए कि 2 एक और स्वयं से कटेगा, 3 हो गया अभाज्य संख्या, 5 हो गई अभाज्य संख्या, 6 तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, इसलिए 6 हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। 7 हो जाएगा, 8 हमारी भाज्य हो जाएगी क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, या 2 या 4 से विभाजित हो जाएंगे, इसलिए 8 हमारी अभाज्य नहीं, वो भाज्य संख्या है। 9 भी हमारी भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 11 अभाज्य है। इस प्रकार से इन प्राकृत संख्याओं को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, इनके विभाज्यता के आधार पर, भाज्य और अभाज्य। तो भाज्य का मतलब यह हुआ जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। अब हम देख लेते हैं जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है उसका कथन क्या होता है। तो इसका जो कथन है, जो हमारी बुक में लिखा है, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, स्टेटमेंट जिसको हम कहेंगे, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले, ये आने वाले नहीं, यहाँ आने वाले होना चाहिए, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ये अद्वितीय कैसा होता है,
आप तो यहाँ ये जान ही गए हो कि हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसका करेंगे? भाज्य संख्या का। जैसे हो गया हमारे पास 10 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किस तरह से आएगा? 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो 10 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो आया 2 गुणे 5। अब यहाँ ये जरूरी नहीं होता कि हम इसको 2 गुणे 5 ही लिखें, हम इसके क्रम को बदल के भी लिख सकते हैं, इसको 5 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। जैसे 8 का गुणनखंड हमें प्राप्त होता है 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ तो 2 ही 2 आया तो 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इनके क्रम को बदल करके लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 15 है तो 15 का होगा 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15। तो चाहे 5 गुणे 3 लिखें चाहे 3 गुणे 5 लिखें, यानी इनका जो क्रम होता है वो अद्वितीय होता है, यानी चेंज होता रहता है। अद्वितीय का मतलब उसके समान कोई दूसरा हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको देख लिए। अब इसके बाद हम आगे एक बार फिर से चाहो तो इसको रिवाइज करके देख सकते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कथन क्या होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कई सारे उदाहरण आपकी बुक में दिए हैं, आप इन उदाहरणों के माध्यम से इसको समझ सकते हो। अब इसके बाद आगे आ जाता है हमारा, इसी में दूसरे माध्यम से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं कि अर्थात अभाज्य संख्याओं को किसी भी क्रम में अद्वितीय प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 50 हो गया तो 50 का हमें प्राप्त होगा पहले 2 25 दूना 50। अब 25 जो होगा तो किससे कटेगा? 5 से, 5 पचम 25। इस प्रकार से 50 का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा। तो हम 50 को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 बराबर 5 गुणे 2 गुणे 5, या कि ये भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2। देखिए तीनों स्थितियों में 2 पंचे 10 और 10 बचे 50, 5 दूना 10 और 10 बचे 50, 5 पचम 25 और 25 दूना 50। तो देखिए अर्थात अभाज्य गुणनखंडों को किसी भी क्रम में अद्वितीय प्रकार में संयोजित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कोई भी भाज्य संख्या लेंगे उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, कोई भी क्रम हमारा गलत नहीं है। अथवा एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अद्वितीय रूप से है, यानी दूसरे मान भी इनके हैं। आप इस प्रकार से इसको किसी भी क्रम में लिख सकते हो। अब यदि इसके व्यापक रूप की बात की जाए तो व्यापक रूप में जब हमें एक भाज्य संख्या यक्स दी हुई हो तो हम उसे यक्स बराबर P1 P2 एंड सो ऑन Pn, यहाँ पास जो है तो ये P1 P2 इसको देख लेंगे क्या है के रूप में गुणनखंडित करते हैं, जहाँ P1 P2 एंड सो ऑन Pn आरोही क्रम में लिखी भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पास देखिए ये हमारी भाज्य संख्या है, यह भाज्य नहीं आरोही क्रम में लिखी, ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पास आप देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि 50 हमारा भाज्य संख्या था, इसको मान ले P1, ये P2, ये P3, क्योंकि ये सभी क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो इन अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या कि आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो आधारभूत के अनुप्रयोग हमारी बुक में 2 ठो दिए हैं। तो पहला है कि अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता को सिद्ध करने के लिए हम आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा नंबर है किसी भी परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में व्यक्त करते हैं, और परिमेय संख्या के लिए कंडीशन होती है कि Q बराबर नहीं 0। ये कंडीशन भी यहाँ लिख देंगे। का दशमलव प्रसारण कब शांत होगा और कब अशांत होता है व्यक्त करने के लिए आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं। यानी आधारभूत प्रमेय के माध्यम से हम अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता को व्यक्त कर सकते हैं और किसी भी संख्या के दशमलव प्रसार को बता सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। देखिए इसके दशमलव प्रसार को बताने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है। जैसे P बटे Q के रूप में किसी संख्या को लिखते हैं तो जो हमारा Q होता है, तो जो Q का गुणनखंड आए तो वो 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में आना चाहिए। यानी 2 और 5 के रूप में, यदि 2 या 5 उसके गुणनखंड में है अभाज्य गुणनखंडन में, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 बटा 50,
तो ये 2 का गुणनखंड तो करना नहीं है, 50 का करना है, तो 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 और 5 दोनों इसके गुणनखंड में आ रहा है, तो जब दोनों 2 और 5 इसके गुणनखंड में आ रहे हैं तो इसका दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के ही हम यहाँ से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे कि जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो उसका दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत होगा। तो इस तरीके से हम आधारभूत प्रमेय का या आधारभूत प्रमेय की सहायता से अंकगणित में ये बता सकते हैं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा और किसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। अब देखिए आधारभूत प्रमेय बनाया किसने था, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आधारभूत प्रमेय की उत्पत्ति करने का श्रेय जाता है कार्ल फ्रेडरिक गास को। ठीक है, इनका सामान्य परिचय देख लेते हैं कि कार्ल फ्रेडरिक गास ने कब या कब किस प्रकार से कहां से आधारभूत प्रमेय की खोज की थी। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में सही उपपत्ति कार्ल फ्रेडरिक गास ने अपनी कृत डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी में दी। ध्यान रखेंगे, अंकगणित प्रमेय में ये जो आधारभूत प्रमेय आई है किस वैज्ञानिक के द्वारा आई है, ये आई है कार्ल फ्रेडरिक गास के द्वारा इस प्रमेय की उत्पत्ति की गई थी। इसके पहले भी जो हमारे वैज्ञानिक थे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बनाए थे, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ कथन स्टेटमेंट यूक्लिड जी ने दिया था, लेकिन कोई सही उत्पत्ति उसमें नहीं मिली थी। लेकिन सही उत्पत्ति जो दी है वो दी है कार्ल फ्रेडरिक गास ने दी है, और इनकी कृति या इनकी पुस्तक या इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी में इसका वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का वर्णन किसने किया था, कार्ल फ्रेडरिक गास ने किया था। अब थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में कि कार्ल फ्रेडरिक गास थे कौन। तो कार्ल फ्रेडरिक गास को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कार्ल फ्रेडरिक गास को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है तथा उनका नाम सभी समय कालों के 3 महान गणितज्ञों में लिया जाता है या लिख जाता है। यह आज भी जाना जाता है, जिनमें 3 हैं आर्किमिडीज, न्यूटन तथा कार्ल फ्रेडरिक गास सम्मिलित हैं। आपका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है, यानी इनके द्वारा बहुत सारी गणित की खोजें की गई हैं, इसलिए इनका विशेष स्थान है गणित में और विज्ञान में। किनका किनका, कार्ल फ्रेडरिक गास हो गए, आर्किमिडीज हो गए और न्यूटन हो गए। तो जो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उसकी उत्पत्ति कार्ल फ्रेडरिक गास ने सर्वप्रथम की थी अपनी कृति डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी में। धन्यवाद बच्चों। यदि आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।